जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पर आपको 3 शब्द दिख रहे होंगे, अम्ल, क्षार व लवणता। तो जो आज का हमारा कोर टॉपिक है उसमें हमने आज अम्ल को लिया है, एसिड को लिया है। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक में बने रहेंगे तो यकीन मानना आप महसूस कर पाएंगे कि इस चैनल पर या इस प्लेटफॉर्म पर आपको एक बेहतर कंटेंट मिल रहा है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम कोई इन्फॉर्मेशन, कोई वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को आप वॉच कर पाएंगे, देख पाएंगे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी, हम अम्ल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, इसे बोलते हैं हिंदी में अम्ल और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। ओके, चलिए, अम्ल किस भाषा का शब्द है? जैसा जैसा मैं लिखाता चला जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको लिखना भी है, ठीक है ना? क्योंकि मैं खुद इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी उतना ही करनी पड़ेगी। क्योंकि इस पैनल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे इस मैं क्रॉस पर हटा दूंगा घोड़े पर निशान, वैसे का लिखा जितना का पूरा रेड कलर का मैं लिखूंगा साफ साफ ऐसे पूरा का पूरा मिट जाएगा। देखना भी मिट जाएगा आपकी, ये देखो, ठीक है ना? इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको मेरे साथ साथ लिखना है, ठीक है? अम्ल, अगर बात करूँ अम्ल किस भाषा का शब्द है तो अम्ल लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है? अच्छा, अम्ल होते कैसे हैं? तो अम्ल स्वाद में ये खट्टे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना? खट्टे होते हैं, खट्टा है खट्टे, जो तुम्हारा मन करे लिख लो। खट्टा भी लिख लोगे तो कोई गलत बात नहीं है। तो अम्ल लैटिन भाषा का शब्द है और स्वाद में खट्टे होते हैं। अच्छा, एक वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट बॉयल। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करिए इसे। रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट नाम था, बॉयल। इसने 17वीं सदी में कुछ पदार्थों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अम्ल और क्षार में विभाजित किया। किसने? रॉबर्ट बॉयल ने कुछ पदार्थों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अम्ल और क्षार में विभाजित किया। तो अम्ल और क्षार में विभाजित करने वाले जो व्यक्ति को श्रेय जो जाता है उनका नाम है रॉबर्ट बॉयल। तो रॉबर्ट बॉयल ने किसी पदार्थ को अम्ल और क्षार के बारे में, अम्ल और क्षार में विभाजित किया, अम्ल एवं क्षार में विभाजित किया, ठीक है? तो चलिए एक बार फिर समझते हैं। अम्ल यानी कि एसिड, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये स्वाद में खट्टे या फिर खट्टा होता है। रॉबर्ट बॉयल 17वीं सदी में अम्ल और क्षार, सॉरी मैं क्षार लिखना भूल गया, मैंने डाट बेसिड लिख दिया है। एक मिनट में हटा देता हूँ इसको, मुझे समझ दो हल्का सा। सबसे बड़ी समस्या यही है इसमें लिखने में। एक मिनट, ऐसे ही, बाकी पूरा क्लियर है, ठीक है ना? अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार में विभाजित किया, ये था, अम्ल एवं क्षार में विभाजित किया। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि रॉबर्ट बॉयल अम्ल व क्षार की विशेषताओं को बताने में प्रयोग में सफल रहा, लेकिन वह उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर उनके व्यवहार को नहीं समझा पाया। तो उनकी रासायनिक व्यवहार को समझाने का श्रेय एक साइंटिस्ट और हैं, उनका नाम है आरहेनियस।
ये आर्हेनियस ये 19वीं शताब्दी में इसे पूरा किया। यानी एक साइंटिस्ट का नाम है आर्हेनियस, आपको ध्यान रखना है, आर्हेनियस ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये साइंटिस्ट का नाम है। और इसने 19वीं शताब्दी में 19वीं सदी में इसने रासायनिक संरचना के आधार पर उनके व्यवहार को समझा पाया था। कौन? आर्हेनियस। तो रॉबर्ट बायल ये रासायनिक आधार पर इसे नहीं समझा पाया था। रॉबर्ट बायल ये केवल उसने नाम दिया था कि अम्ल कौन होगा और क्षार कौन होगा। किस शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में, 17वीं सदी में, ठीक है, किसने? रॉबर्ट बायल ने। लेकिन जो आर्हेनियस थे ये इन्होंने 19वीं सदी में अम्ल और क्षार के जो रासायनिक आधार पर उनके व्यवहार को ये समझा पाया था। कौन है? आर्हेनियस। इतना पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इतना आपको मेरे साथ लिखना है, ठीक है ना, मेरे साथ ही लिख कर चलना है। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। करिए। आर्हेनियस है, ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा ना कर देना। अभी मेरे हाथ इसमें बैठे नहीं, ठीक है ना, पैनल में। चलिए अब हम पढ़ेंगे ना इसके बारे में और कुछ जानकारी और देखेंगे। हटा दूँ मैं? चलिए मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अगर अभी तक न लिखा हो तो वीडियो को रोक लीजिए, यानी कि और इसी फिर आप लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो ये रही कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब जो आज हम पढ़ेंगे ना फ़िलहाल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। चलिए, दो इसके पॉइंट हैं और दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको नोट करके चलना है। नोट, ये पैसे वाला नोट नहीं है, समझने वाला नोट है, ठीक है ना। अब इसमें लिखेंगे अम्ल के बारे में, यानी अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। तो यह रहा अम्ल की एक डिफिनीशन, यानी अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, ठीक है ना। अब एक डिफिनीशन इसकी और है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसको भी आपको नोट ही करना है, नोट, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको एक मैं डिफिनीशन और लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। यानी अम्ल वे पदार्थ हैं, एक मिनट, कहाँ गया मेरा वो, सबसे बड़ी समस्या यही आ गई है, अब जैसे हटेगा नहीं पूरा। अच्छा एक मिनट, मैं इतना आपको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। मैं आपको नोट 2 से लिखाना स्टार्ट करूँगा। तो नोट दूसरा देखिए, वो चला गया। अगर मैं बात करूं, एक और हमारी डिफिनीशन है, ठीक है, परिभाषा, उसकी परिभाषा। अगर मुझसे लिखना नहीं बनता तो आप लोग सही तरीके से लिखेंगे, ठीक है, गलती आप लोग नहीं करेंगे। परिभाषा मैंने लिखा है, परिभाषा, ठीक है ना। डिफिनीशन यानी कि इसमें लिखना है अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं।
ठीक है, यानी अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अगर मैं इसकी एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, उदाहरण जिसको बोला करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक ले लिया HCl, ठीक है, ये जलीय विलयन में कैसे टूटेगा, ये H+ आयन में टूटेगा और इस साथ साथ ये टूटेगा Cl नेगेटिव में, यानी ये H+ आयन में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा। अगर ये H+ आयन में टूटता है तो ये जल में जो जल का जलीय विलयन है उसी में ये आयनित हो जाएगा। कौन है? HCl। कोई भी अम्ल अगर जलीय विलयन में H+ अगर आयन देता है तो वो जलीय विलयन में आयनित होता है, ठीक है। तो ये रही इसकी डिफिनेशन दूसरी। तो पहली जो मैंने ऑलरेडी जो मिट गई है मेरे हाथ से ही, और दूसरी वाली आपकी ये है। तो दोनों को दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ और समझेंगे अम्लों के प्रमुख उदाहरण के बारे में, ठीक है ना। हाँ, कौन कौन से ऐसे अम्ल हैं जो जलीय विलयन में घुल करके H+ आयन देते हैं। ओके, चलिए इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखकर तो आपको चलना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर प्रमुख है, ध्यान देना, यहाँ पर प्रमुख ये, ठीक है ना। प्रमुख अम्लों के प्रमुख उदाहरण, ऐसे कौन कौन से अम्ल हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखो पहला मैं एक लिखता हूँ यहाँ पर से, फर्स्ट यानी कि, ठीक है ना, सिंगल। ऐसा कौन सा अम्ल है जो जलीय विलयन में घुल जाएगा, तो पहला अम्ल का नाम है HCl। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो जो हमारा स्टमक यानी कि पेट होता है, स्टमक यानी आमाशय, ये आपको मिलेगा, कहीं पर मिलेगा पेट वगैरह, ठीक है, या कहीं पर आपको मिलेगा स्टमक, ठीक है ना। तो ये कहीं कहीं आमाशय मिलता है आपको। साइंस, जब हम साइंस पढ़ते हैं ना, तो साइंस में आपको पेट नहीं मिलेगा, वहाँ पर स्टमक मिलेगा। ऐसे हम बोलचाल की भाषा में इसे पेट बोलते हैं, उधर बोल देते हैं, पेट बोल देते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्टमक, यानी स्टमच कहीं कहीं से पढ़ देते हैं। तो आमाशय, पेट और स्टमच, ये कहाँ पर पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में। ये जलीय विलयन में, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया था, ये जलीय विलयन में H+ आयन देगा, यानी जब इसको हम जल में घोलेंगे ऐसे HCl को, तब ये जलीय विलयन में H+ आयन देगा और Cl नेगेटिव देगा। अगर जल में H+ अगर आयन देता है तो ये जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इतना समझाने के लिए मैंने दोबारा फिर से इसे ड्रॉ किया है, ठीक है। अगर मैं दूसरे पॉइंट बात करूँ, दूसरा यहाँ पर एक मैं दूसरा वो ले लेता हूँ। अगर दूसरा इसमें है शीतल पेयजल में, जल में कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिल, ठीक है ना, कार्बोनिक अम्ल। इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा H2CO3। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि H2CO3, ठीक है। अब एक और है, तीसरा नंबर डालो यहाँ पर ऐसे, तीसरा नंबर कौन कौन से? नींबू एवं कई खट्टे फल होते हैं, ठीक है ना। कई फलों में नींबू एवं कई खट्टे फलों में
एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक। एक मिनट, लिखना मुझे सही है, ठीक है ना, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एस्कॉर्बिक, कहाँ गया मेरा पेन, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है उसका नाम भी एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम भी एस्कॉर्बिक अम्ल ही है, आपको ध्यान रखना है, यानी विटामिन सी, विटामिन सी का भी रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नींबू एवं कई खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ये भी जलीय विलयन में घुल करके H+ आयन देता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बल्कि जो प्रमुख अम्ल है ना, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि एस्कॉर्बिक अम्ल का काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी काम क्या है, एसिटिक अम्ल का भी काम क्या है, ठीक है ना, और नाइट्रिक अम्ल का वर्क क्या है, काम क्या है, ठीक है। आपको ध्यान से केवल सुनते चलना है, बाकी लिखाने काम पूरा मैं ही कर रहा हूँ, ओके। चलिए, बल्कि जितना मैंने अभी लिखा है इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपको पता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी में, ठीक है। चलिए, एक मैं लिखता हूँ 4th क्रम का, 4th नंबर का, यहाँ पर नीचे आकर के 4th क्रम का, ठीक है। नींबू, संतरे एवं नींबू, चाहे नींबू या संतरे कर दो, कोई बड़ी बात नहीं, नींबू एवं संतरे, संतरे, संतरे में ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक, ठीक है ना, साइट्रिक, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू एवं खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक और हमारा 5 क्रम का है, 5वें नंबर का, एक और है, इसका नाम है सिरका, जिसका विनेगर बोल देते हैं, सिरका। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक, एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें, सिरका में, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वहीं पर अगर बात करूं, एक और अम्ल का नाम है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक, नाइट्रिक अम्ल। अगर मैं इसकी बात करूं फार्मूले की, HNO3, नाइट्रिक अम्ल का ये सूत्र होता है, ठीक है ना, HNO3। एक और रख लो यहाँ पर नीचे करके, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका जो फार्मूला होता है H2SO4। ये वही सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कि जो ट्रक में जो बैटरी होती है, या फिर जो बैटरी वाले जो रिक्शा चलते हैं उन्हीं में ये अम्ल भरा रहता है, ठीक है ना। और नाइट्रिक अम्ल का इसका भी हम आपको वर्क बताएंगे, और सल्फ्यूरिक अम्ल का भी आपको हम वर्क काम बताएंगे, वर्क आखिर इसका है क्या। एक अम्ल और है, उसका नाम है, चाय में पाया जाता है, उसका नाम है टैनिक अम्ल। जो टैनिक अम्ल है वो चाय में पाया जाता है। तो ये प्रमुख रहे आपके अम्ल, ठीक है, इनको आपको नोट करना है, वो भी मेरे साथ साथ। तब तक आप लोग नोट करिए, मैं कुछ देर बैठा रहता हूँ, तब तक आप लोग नोट करिए, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ, ठीक है। हो गया, मुझको लगता है कि होने को होगा पूरा पूरा। देखिए, अम्लों के जो प्रमुख उदाहरण थे, ऐसे कौन कौन से अम्ल हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, तो उनका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पेट में, यानी आमाशय पेट में पाया जाता है, क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मैं सेकंड नंबर है जिसमें पेयजल, पेयजल में कार्बोनिल अम्ल होता है, जिसका फार्मूला है H2CO3। अगर मैं थर्ड की बात करूं, नींबू एवं कई खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ओके। नींबू
एवं संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में, जिसको आप लोग विनेगर बोला करते हो, उसमें एस्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। और अगला जो हमारा है नाइट्रिक अम्ल, जिसका फार्मूला है HNO3, और सबसे लास्ट में आपका मिलता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। इतने आपके अम्ल हैं, ठीक है। अब एक हम और लेंगे, एक छोटा सा क्या बोलते हैं पेज, उसमें हम आपको क्षार के बारे में, अभी मैं आपको इतना नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इतना आपको बताया जा रहा है कि आप इसमें डिफरेंस कर पाएंगे कि अम्ल में क्या डिफरेंस, क्या अंतर होता है, और क्षार में आखिर क्या अंतर होता है, जो अलग अलग आखिर होता क्यों है, इसलिए, ठीक है ना। चलिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग लिख चुके होंगे, ताकि ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। लाइव तो मिलेगी नहीं, अगर लाइव होती तो मैं आपसे पूछता कमेंट में, ओके। अभी मैंने क्लास लाइव ली थी, लेकिन किसी समस्या की वजह से मैंने इस क्लास को हटा दी है, ठीक है ना। चलिए, अब ये हमारा है अम्ल और क्षार के बारे में, ठीक है। अब पहले इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। कैसे, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, हल्का सा मोटा, ताकि ये आप इनमें अंतर कर पाएँ, ठीक है। इसलिए कम करो इसी में, और इसमें हम लिखो अम्ल और क्षार के बारे में। जैसा जैसा मैं लिखता हूँ वैसे वैसे आपको भी वैसे ही लिखना है, ठीक है ना। चलिए, मेरा ये केबल है, इस तरफ ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। देखो, अगर मैं अम्ल के बारे में अगर मैं बात करूँ, अम्ल यानी कि एसिड, इसे बोलते हैं एसिड, ACID, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्षार की, इसे बोलते हैं बेस, BASE, बेस, ठीक है। तो अम्ल को बोलते हैं एसिड और क्षार को बोलते हैं बेस। क्षार कहीं कहीं पर आपको भस्म लिखा मिलेगा, भस्म, अरे भाई वही हमेशा बदतमीजी हो जाती है हर बार पैनल में। रुको एक बार मैं फिर कर देता हूँ, अरे काफ़ी दुख होता है ना करने के बाद फिर। चलो, इसे कम कर दूँ और इसके बाद में लिखना स्टार्ट कर दूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, अम्ल यानी कि एसिड, और क्षार को मैंने चाहे भस्म कह दो, भस्म, या फिर क्षार कह दो, या फिर ऐसे आप कह दो क्या, बेस। इतने सारे नाम से इसे जान सकते हैं, ठीक है ना। अब हम फिलहाल अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, आखिर अम्ल कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक नंबर डालो, पॉइंट नंबर। ये स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर पढ़ा है, स्वाद में खट्टा होता है। खट्टा चाहे खट्टे कर दो, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है ना। खट्टे, ठीक, खट्टे। अगर मैं यहाँ पर करूँ, ये फर्स्ट में कहाँ, क्षार के पास में, ये स्वाद में कड़वा होता है, यानी स्वाद में कड़वा, कड़वे कड़वा कर दो, जो तुम्हारा मन करे कर दो, कड़वे, ठीक है ना। तो अम्ल स्वाद में खट्टा या फिर खट्टे होते हैं, और वहीं पर क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पर एक मैं लिख देता हूँ, कहाँ गया मेरा पेन, ठीक है जी। ये धातुओं के संक्षारक होते हैं, कौन सा, अम्ल। ये धातुओं के यानी मेटल के, ये धातुओं के संक्षारक होते हैं, ठीक है। अगर वहीं पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं, ये फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं, ये फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं, फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं। जैसे कि आप लोग अगर जो नहाने का जो साबुन होता है ना, वैसे साबुन, जो नहाने का साबुन होता है ना, वैसे जैसे कि अगर आप जिस साबुन से हम नहाते हैं, अगर उसको आप हाथ में लेंगे तो हो सकता है कि आपके हाथ से वो रपट जाए, फिसल जाए, इधर उधर चली जाए, ठीक है ना। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और वहीं पर जो क्षार हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, या फिर कड़वे फिर कड़वा होता है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं अम्ल की बात करूं, तो ये धातु का संक्षारक होता है, यानी ये धातु के संक्षारक होते हैं। आप इसे किसी बार धातु में डाल देंगे, उसको कुछ ना कुछ डैमेज कर देगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं क्षार की बात करूँ, ये फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं, यानी कि ये साबुन की भांति फिसलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अगला जाओ, पॉइंट नंबर थर्ड, ये नीले को लाल कर देते हैं। बल्कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप इसे याद कर पाएंगे, ठीक है ना।
अम्ल नीले से लाल, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, को लाल करता है। मैं नहीं देता हूँ लाल, अरे भाई हट जाओ, लाल कर देता है, लाल करता है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ इस वाले में, तो क्षार कैसा है? अगर मैं क्षार की बात करूँ तो ये लाल से नीला हो जाता है, यानी ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है। बल्कि मैंने बोला था मैं इसको आपको याद कराऊंगा, तो जाहिर सी बात है मैं आपको इसे याद करा कर के भेजूँगा, ठीक है ना। तो ये था। अच्छा, अब अम्ल और क्षार के बारे में हम कुछ 6 पॉइंट पढ़े हैं फिलहाल अभी ना, वो भी बेसिक हैं, इतने कठिन भी नहीं। अब मैं आपको एक तरीका, एक ट्रिक बताऊंगा जिसको आप कभी अम्ल और क्षार के बारे में कभी भूलेंगे नहीं, कि आप भूल जाते हैं कि नहीं अम्ल नीले से लाल होगा कि क्षार नीले से लाल होगा, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन तब तक आपको धैर्य बना करके मेरे साथ आपको चलना है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ अनाली अनीला। अब कहेंगे ये क्या चक्कर है, पहले देखो गौर से, मेरा पेन कहाँ, यहाँ है, देखो अ नी ला, और इधर लिख दो छलानी, छ ला नी, हो गया। अब कहेंगे ई का चक्कर है बाबू भैया, अरे चक्कर कुछ नहीं है, देखो अरे देखो आ से अम्ल, आपको दिख रहा होगा यहाँ, मेरा पेन कहाँ भाई, ये आ से अम्ल लिख दो यहाँ पर, अम्ल, ठीक है ना, अम्ल। और नी से यहाँ पर देखो, यहाँ पर से ना, नी से नीला, और ला से यहाँ पर रखो, लाल समझाओ लास्ट में, ला से लाल, लास्ट में लाल, यानी अम्ल स्टार्टिंग में, यहाँ पर स्टार्टिंग में, यानी अम्ल नीले से लाल हो जाएगा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, ठीक है ना, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, यानी अनीला। और वहीं पर अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, छलानी। अब देखो इस पैनल को मैं ऊपर कर देता हूं ताकि तुम्हें समझ आ पाए, ठीक है ना। देखो अब छलानी का अर्थ क्या है, इच्छा से क्या होगा, क्षार, यहाँ पर लिख दो पहले जाकर नीचे क्षार। अच्छा, अगर मैं ऊपर की ओर जाऊँ यहाँ पर, तो ला से लाल, अगर मैं इस ना की ओर जाऊँ, नन्नी का, तो नी से नीला, तो ये क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, यानी क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, जो कि मैंने पॉइंट नंबर 3 में यही पढ़ाया है। तो अनीला और छलानी ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें आपको हमेशा ध्यान में रहेगा कि अम्ल कैसे करेगा और क्षार कैसे करेगा। तो चलिए मेरे साथ साथ इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। मैं देखता हूँ टच में आ जाए, चलो आ जाता है, लिख लो। तो ये रहा है आपका थोड़ा छोटा पॉइंट था जो कि मैंने आपको कराया था। चलिए कर लीजिए, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है अभी तुम्हें, अभी तो आधे घंटा नहीं हुआ है तुम्हारा पढ़ाने का, कम से कम 1 घंटे से कम क्लास नहीं होगी तुम्हारी ये। लेकिन उस हर पॉइंट को आपको ध्यान से सुन कर के चलना है, ओके। अब जो हमारा पॉइंट होगा ना, अम्लों के प्रकार हो गए, यानी टाइप ऑफ एसिड्स हो गया। तो हम आगे बढ़ जाएं। तो अम्ल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, क्षार को बोल देते हैं भस्म, या फिर क्षार या फिर बेस बोल देते हैं। अम्ल ये स्वाद में खट्टा या फिर खट्टे होते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ क्षार की, तो स्वाद में कड़वा या फिर कड़वे होते हैं। अम्ल को धातु में डालने पर ये धातु के संक्षारक होते हैं अम्ल। और ये जो क्षार होते हैं ये फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं, अगर आप इनको छुएंगे ना तो ये फिसलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप नहाने के जो साबुन इस्तेमाल करते हैं वैसे ही। अगर बात करो अम्ल की, ये नीले लिटमस को लाल करता है, और जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। फिर वहीं पर मैंने आपको सबसे नीचे पढ़ाया था अम्ल और क्षार के बारे में, अनीला और छलानी। आ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा।
वहीं पर मैंने क्षार की ओर पढ़ाया था कि छा से क्षार, ला से लाल और नी से नीला, यानी क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। जस्ट मैंने अभी इतना ही पढ़ाया है। अब जो हमारा अगला पॉइंट होगा उसमें भी हम आपको पढ़ाएंगे कि अम्लों के प्रकार कौन है, यानी कौन से अम्ल का नाम क्या है और उनके वर्ग क्या क्या हैं। ओके, उस पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और मेरे साथ साथ आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि जैसे इस गुड़ा का जो सिंबल है, क्रॉस का सिंबल इस पैनल में जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा, जैसे इसको मैं हटाऊंगा वैसे की वैसी पूरी पीडीएफ साफ़ हो जाएगी। अभी आप लोग देख लेना, जस्ट ऐसे ही हो गया। इसलिए मैंने बोला था अब वो दोबारा नहीं आएगा, इसलिए मैं बोला करता हूँ कि मेरे साथ साथ आपको नोट करते हुए चलना है। चलिए, अब डालना है अम्लों के प्रकार, यानी टाइप ऑफ एसिड। ये भगवान कितना बेचेंगे, चलो उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अपना पढ़ेंगे, ठीक है ना। अरे कितना, चलो पढ़ते हैं पहले, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अम्लों के प्रकार यानी कि टाइप, अरे कहाँ गए भाई, एक मिनट। अम्लों के प्रकार यानी टाइप ऑफ एसिड्स। अच्छा, अम्लों को दो भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। हम इसी में ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कुछ दिक्कत न जाए, यही इसी के टाइप हैं, ठीक है। अगर तुम कहो तो मैं इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ ताकि तुम इसे कम से कम देख तो पाओ। यहाँ पर सीखेंगे भाई हमारा वो पेन, अब ठीक है ना। अब ये कुछ सही है। चलो, जो इसका फर्स्ट है, अम्लों को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर चाहे तुम लिख सकते हो काइंड्स ऑफ टू पार्ट, अगर तुम लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख दो। कहाँ गया मेरे पेन, एक मिनट हल्का रुक जाइए। चलिए, यहाँ काइंड्स ऑफ टू पार्ट, काइंड्स ऑफ टू पार्ट्स, टू, अरे भाई TWO, टू पार्ट्स, अरे वही भाई दो भागों में बांटा गया है, ऐसे बोल देते हैं। अच्छा, पहला कौन सा है, पहले वाले का नाम था आपका हाइड्रोजनी अम्ल, हाइड्रोजनी अम्ल, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरे का जो नाम है हमारा ऑक्सी अम्ल, जो दूसरा है उसका नाम है ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल। तो अम्लों को दो भागों में बांटा गया है। पहले वाला जो अम्ल का नाम था हाइड्रोजनी अम्ल, और वहीं पर दूसरे अम्ल का नाम है ऑक्सी अम्ल। आखिर इनमें डिफरेंस क्या है, आखिर इनमें अंतर क्या है। फर्स्ट वाले को आप जिसे बोल सकते हैं ना हाइड्रोजेनिक एसिड, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, मैं लिख दूँगा, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर इसका अगर आप इंग्लिश लिखना चाहें तो लिख लीजिए हाइड्रोजेनिक, ये ई है, ठीक है ना, ई हाइड्रोजेनिक एसिड, ठीक है ना। अगर आपको अगर आप ऑक्सी लिखना चाहेंगे ना, यहाँ पर लिख दो OXY, ऑक्सी एसिड, ये ऑक्सी एसिड और ये हाइड्रोजनी अम्ल। तो अम्लों को दो भागों में बांटा गया है, यानी काइंड्स ऑफ टू पार्ट। कौन कौन सा, हाइड्रोजनी अम्ल और दूसरा है ऑक्सी अम्ल। हो गया, आपको लिख लेना है, इतना जल्दी करिए क्योंकि बहुत सारा पढ़ाना भी है ना अभी। चलिए आगे बढ़ें, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। टेलीग्राम का नाम भी वही है, सेम बाय सेम, टेलीग्राम। अरे भाई कहाँ गया, ओहो उल्टा मैं लिख ही रहा हूँ। टेलीग्राम नाम ही वही है। डिस्क्रिप्शन में मैं कभी लिंक देता हूँ कभी नहीं देता हूँ, लेकिन अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो आपको टेलीग्राम सर्च करना है जितेंद्र, जो कि मेरा नाम है, सिंह 11M गिरम, इतना सर्च कर लीजिए। हालांकि जितना मैं PDF पढ़ाता हूँ तो जितनी डालने लायक होती है तो मैं डाल देता हूँ बिना कहे तुम्हारे लोगों को, ठीक है ना।
बाद में कमेंट करते हैं पीडीएफ मिल पाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन पीडीएफ इसमें मिल नहीं पाता भाई, क्योंकि मैं हर चीज़ में लिख के पढ़ाता हूँ। और इस पैनल में सबसे बड़ी खराबी यही है कि मैं जितना लिखता हूँ पूरा पूरा मिट जाता है। अगर होता तो मैं आपको दे पाता, ठीक है, तभी मैं आपको बोला करता हूँ मेरे साथ साथ आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये है हाइड्रोजनी अम्ल यानी हाइड्रोजेनिक एसिड। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे बेहतर तरीके से। तो लिखें, लिखो, जिन अम्लों में जिन अम्लों में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित व ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित रहता है, ठीक है। यानी हाइड्रोजनी अम्ल, जिन अम्लों में हाइड्रोजन परमाणु की तो उपस्थिति होगी लेकिन ऑक्सीजन अम्ल की अनुपस्थिति में रहता है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता, ऐसे अम्लों को यहाँ पर लिख दो, उन्हें हाइड्रोजनी अम्ल कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो एग्जाम्पल, इसके उदाहरण वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से अम्ल हैं जिनमें हाइड्रोजन होगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा, उनका नाम है HCl, जो कि मैंने आपको जस्ट पढ़ा भी दिया है अभी ऊपर, ठीक है ना। HCl, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अरे भाई रुक जाओ, उल्टा मैं लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो यहाँ पर तो हाइड्रोजन की उपस्थिति है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है भाई साहब। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजनी अम्ल है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन तो हो लेकिन ऑक्सीजन ना हो, वहाँ उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनी अम्ल, ठीक है ना। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था केवल, बाकी इसका कोई वर्क नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, अगर दूसरा एक और है उसका नाम है HCN, ठीक है, HCN। अरे कहाँ लिख रहे हो भाई, यहाँ पर आ जाओ, HCN, इसमें भी देखो हाइड्रोजन की उपस्थिति है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, यानी ये भी हाइड्रोजनी अम्ल है, ठीक है। एक और मैं एक लेता हूँ HBr, इसे बोलते हैं हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, लिख लो अगर लिखना चाहो तो, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन मिलेगा और आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर हाइड्रोजन मिले और ऑक्सीजन ना मिले तो हाइड्रोजनी अम्ल ही होगा। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। पूछेगा एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजनी अम्ल है, कौन कौन सा हाइड्रोजनी अम्ल नहीं है। अरे पता नहीं, इतने मैं गांव क्षेत्र में थोड़ा से हूँ ना, तो इसलिए कितना वायलेंट रहता है ना पढ़ाने समय। चिड़िया अलग चहक रही हैं और चिल्लाना अलग चिल्ला रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, इतना हो पाए तो अच्छा है मेरे लिए, ठीक है। इतना कर लीजिए, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। तुम्हारे पढ़ाने के बाद मुझे भी कुछ रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है। ओके, चलिए कर लीजिए। ए भगवान, कहाँ किया जाते हैं मेरे
तुम्हें आवाज़ आ रही हुई ना कितनी काफ़ी तेज़ी साथ में ही। पता नहीं कब से ऐसा सिस्टम चल गया है कि बस माइक लगा लेते हैं, बस दौड़ाते रहते हैं गाड़ियों को, क्योंकि इन्हें चिल्लाना नहीं पड़ता है ना, यही कारण इसीलिए। चलो लिख गया। आज जो हमारा जो अगला टाइप था जिसका नाम है ऑक्सी अम्ल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो इसे एक बार हम फिर से देखते हैं। हाइड्रोजनी अम्ल यानी हाइड्रोजेनिक एसिड बोलते हैं इंग्लिश में, जिन अम्लों में हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति होगी तथा ऑक्सीजन परमाणु की अनुपस्थिति होगी, वहाँ वे अम्ल हाइड्रोजनी अम्ल कहलाते हैं। यानी वे अम्ल जहाँ पर हाइड्रोजन तो हो पर वहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, उसे हम हाइड्रोजनी अम्ल बोलते हैं। ओके, वो जस्ट जो ऑक्सी अम्ल उसका विपरीत है। ऑक्सी अम्ल में ऑक्सीजन होगा पर वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जस्ट अभी इसके आगे मैं इसको लिखाने भी वाला हूँ। आगे बढ़ूँ, चलिए। दूसरा हमारा है ऑक्सी अम्ल। मैं काफ़ी जूम कर सकता हूँ, क्षमता है मेरे पास करने की, इसमें ऑप्शन ही मेरे पास है, पर तुम्हारे पास इसके ऑप्शन नहीं है। कि तुम अपनी बुक को जूम कर लोगे, नहीं होगा, मेरे पास सुविधा है। ठीक है, तो कोई टोकेगा चुपचाप लिखे केवल। चलिए, ये फ़िलहाल हम बॉक्स में भर दिए इसको, और यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए। तो इसमें लिख दें सेम बाय सेम, उसमें कुछ नहीं था। जो कि मैंने पढ़ाया था वही होगा। इसमें ऑक्सीजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। उसमें क्या था, उसमें हाइड्रोजन था पर ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन भी होगा ऑक्सीजन भी होगा। हालांकि मैंने जस्ट इसको पीछे उल्टा बोल दिया था, मैंने बोला था जस्ट मैंने उसको उल्टा बोल दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है वो। चलिए समझते हैं यहाँ से ऑक्सी अम्ल में ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन यानी H तथा ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, अरे मेरे को लिखना था, मैंने सिंबल बना दिया था O2, ऑक्सीजन यानी कि O2 दोनों उपस्थित हों उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो हर चीज़ मैं लिखा रहा हूँ, मैं हर चीज़ को आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। पहला जो हमारा अम्ल है उसका नाम है HCl, सॉरी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो यहाँ पर आपको क्या है, हाइड्रोजन भी है, और आपको देखो यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, यानी इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों हैं। अगर दोनों हैं तो क्या होगा, ऑक्सी अम्ल होगा, यानी ऑक्सी एसिड होगा। ठीक है, एक हम और लिखते हैं, एक का नाम है HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन आपको दिखता है और यहाँ पर भी आपको O3 दिखता है। ठीक है ना, यानी इसमें भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। अगर ये दोनों हैं तो क्या होगा, ऑक्सी अम्ल होगा। एक हम और लेते हैं, उसका नाम है कार्बोनिक अम्ल, यानी H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, इसमें देखो हाइड्रोजन 2 हैं जो कि ऑलरेडी उपस्थित है, और ऑक्सीजन भी है, यानी हाइड्रोजन प्लस अगर ऑक्सीजन दोनों हैं तो क्या होगा, वो भी होगा आपका ऑक्सी अम्ल। अब बताइए किसको समझ में नहीं आया। मैंने अपना बेस्ट दिया है, मुझे पता है, और किसी से सर्टिफाइड होने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप किसी चैनल पर चले जाइए, आपको इतना बेहतर कंटेंट नहीं मिलेगा, वो भी यूट्यूब पर। भले ही कोई यहाँ पर पढ़ाता तो उसकी बात अलग है, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट होता है, लेकिन यूट्यूब पर कोई ऐसे नहीं कोई पढ़ाता है थ्योरी। जब आपको थ्योरी पढ़ेंगे तभी आप MCQ प्रश्न कर पाएंगे, वरना आप कर नहीं पाएंगे। कितनी बार भी आप पढ़ लीजिए, कितने भी आप चैनल बदल लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसे पढ़ना है।
ठीक है, टाइमिंग कितनी हुई है? 45 मिनट अभी है, 15 मिनट और चला देता हूँ, पूरा 1 घंटा कर देता हूँ पूरा। आगे बढ़ूँ? पहले इतना पहले लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आपका हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब अम्लों के गुण, इसके बाद में हमारी पूरी की पूरी पीडीएफ लास्ट हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जब तक अम्लों के हम गुण पढ़ रहे हैं तब तक कोई समस्या नहीं आएगी। ये लीजिए, और हमारे पास काफ़ी जगह बच जाएगी। इसलिए अम्लों के गुण यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए, अगर मैं इसके स्वाद के बारे में बात करूँ तो जो कि मैंने ऊपर लिखाया था स्वाद के बारे में, अरे भी वही हर बार वही समस्या खड़ी हो जाती है। चलो छोड़ो, रहने दो, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ऐसे ही। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टा। मैं हर बार लिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लास में लगभग 70 से 80% तुम्हें क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है ना। देखो, कई कच्चे फल जैसे कि नींबू है, नींबू, अरे क्या हो रहा है, नींबू। इसके बाद मैं करूँ और एक बहुत सारे जो हमारे जैसे सिरका, बासी दूध, ऐसे बहुत सारे हैं। सिरका लिखना, लिख लो सिरका। और जो बचा हुआ दूध होता है ना, जो कि जैसे मान लो शाम का दूध है, उसे हम सवेरे यूज कर रहे हैं तो उसे हम बासी दूध बोल देते हैं ना। हाँ, ये सभी खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है, बस, ठीक है ना। यानी कि अम्ल स्वाद में खट्टे फिर खट्टा होता है, जैसे कि नींबू, सिरका या फिर जो बासी दूध होता है वहाँ पर वो अम्ल के कारण ही खट्टा होता है। अच्छा, अगर बात करूँ कि ये धातु के साथ जो अम्ल है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करिए। एक बार एग्जाम में पूछा गया था ये वाला पॉइंट। नोट करिए ये पॉइंट को। अरे मेरा पेन कहाँ का खो जाता है भाई, ओहो, मैं मिटाने में था। चलिए नोट लिखिए यहाँ से, NOTE। नोट क्या है? धातुओं से अपक्रिया कर गई अम्ल, धातुओं से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातुओं से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। इसके 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ऐसे मार्क कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड कर देता हूँ मैं। क्या है? मिथाइल ऑरेंज, ये मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और लिखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि अम्ल और क्षार मिल करके, अम्ल व क्षार आपस में मिल करके, अगर बात करूं, चलिए, अम्ल व क्षार आपस में मिल करके, मेरा पेन कहाँ गया? ठीक हो गया। अम्ल व क्षार दोनों अपक्रिया करके ये लवण तथा जल बनाएंगे, यानी साल्ट प्लस वाटर, ये दोनों बनाएंगे। साल्ट यानी कि लवण यानी कि नमक, ठीक है ना। चाहे साल्ट कह दो, चाहे लवण कह दो, चाहे नमक कह दो, वही है। और साथ में आपका ये जल बनाएंगे, यानी H2O आपका ये बनाएंगे, H2O जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन के 2 ऑक्साइड, और साथ में आपका
ऑक्सीजन यानी कि H2O जल जिसको बोलते हैं। तो ये रहा है आपका पूरे अम्लों के गुण के बारे में, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ये स्वाद में खट्टे फिर खट्टा होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, जैसे बासी दूध है, नींबू है, सिरका है, ठीक है, जिसको विनेगर बोल देते हैं। नोट, अम्ल ये धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसका सेकंड पॉइंट था, ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल। अम्ल तथा क्षार आपस में मिल करके, अम्ल व क्षार आपस में मिल करके ये साल्ट यानी कि लवण यानी कि नमक बनाते हैं और साथ में आपको ये जल बना देते हैं। तो ये रहा है आपका पूरा का पूरा आपका क्लास, ये रहा है। अब इसका जो पार्ट 2 होगा यानी पार्ट 2, उसमें हम अम्लों के उपयोग के बारे में देखेंगे कि जैसे कि बेंजोइक अम्ल का क्या उपयोग है, एसिटिक अम्ल का क्या उपयोग है, और बात करें फार्मिक अम्ल का उपयोग क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग क्या है। तो इन सभी अम्लों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास को देखने के बाद आप कहीं पर से भी कुछ मत देखिए अम्ल के बारे में, और किसी प्लेटफॉर्म पर जाना, आप उन प्रश्नों को अब हल कर पाएंगे। ओके, चलिए मैं क्लास को एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।